मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, सहयोगी प्राध्यापक वाणिज्य, संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती अंतर्गत श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र। आज मैं अपने पार्ट 3 वीडियो लेखांकन की पारिभाषिक शब्दावली इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आपने इसके पहले 2 वीडियो में महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द जैसे पूंजी, आहरण, लेनदार, देनदार आदि शब्दों को देखा और उन्हें समझा कि इनका वास्तविक आशय और प्रयोग किस प्रकार होता है। और जिन मित्रों ने इन्हें नहीं देखा हो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो की लिंक दी हुई है। उस लिंक पर जा कर के वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के महत्वपूर्ण शब्दावली को देख सकते हैं। आज पहला शब्द हमने जो लिया हुआ है रहतिया, स्कंद, स्टॉक। हिंदी में से रहतिया स्कंद कहा जाता है, इंग्लिश में स्टॉक है, परंतु आजकल जो उपयोग की भाषा है वहाँ पर अंग्रेजी का शब्द स्टॉक ही ज़्यादातर उपयोग में होता है। तो रहतिया, स्कंद या स्टॉक, इसका आशय क्या है? जो माल व्यापारी के पास खाता बंद करने की तिथि को बिना प्रयोग किया हुआ या बिना बिका हुआ रह जाता है उसे स्कंद या स्टॉक कहते हैं। ये वित्तीय वर्ष के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक रहतिया और दूसरा अंतिम रहतिया। वास्तव में ये 2 नाम प्रचलित हैं, परंतु अंतिम रहतिया ही रहतिया या स्टॉक है। अंतिम रहतिया वह स्कंद है या बचे हुए माल का शेष है जो लेखावधि के समाप्ति वाले दिन हमारे पास बचता है या व्यापार में बच जाता है। और यही अंतिम रहतिया जब नए वर्ष में स्थानांतरित होता है, नई लेखा पुस्तकें खोली जाती हैं, तो वहाँ पर प्रारंभिक रहतिया या प्रारंभिक स्कंद के नाम से जाना जाता है। अर्थात व्यापार प्रारंभ करने की तिथि को जो बिना बिका हुआ माल व्यापार में रह जाता है वह प्रारंभिक रहतिया है, और जो व्यापार की पुस्तकें बंद करने के अंतिम दिन में हमारे पास या व्यापार के पास बचा हुआ माल है, बिना बिका हुआ माल है, वो अंतिम रहतिया कहलाता है। स्कंद को 2 भागों में बांटा गया है। अंतिम स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है वो जीवित स्कंद और मृत स्कंद या जीवित स्टॉक, मृत स्टॉक, अंग्रेजी में कहते हैं लाइव स्टॉक एंड डेड स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या है? जीवित स्कंद व्यापार में उपयोग किए जाने वाली जो संपत्तियां हैं, इसमें जैसे डेयरी उद्योग का पशुधन, व्यापार में प्रयुक्त पशु, घोड़े, बैल, भेड़, ऊंट, इस प्रकार की संपत्तियां जो जीवित अवस्था में होती हैं और व्यापार की एक संपत्ति की भांति कार्य करती हैं, इन्हें हम जीवित स्कंद या लाइव स्टॉक कहते हैं। ये प्रायः व्यापार की संपत्तियां होती हैं। मृत स्कंद या डेड स्टॉक ऐसी संपत्तियां जिनका प्रयोग व्यापार के संचालन के लिए निरंतर किया जाता है, उन्हें मृत स्टॉक कहते हैं। जैसे मशीन, फर्नीचर, गोदाम, मोटर कार इत्यादि। इन वस्तुओं में जीवित अवस्था नहीं होती, ये मृत हैं, इसलिए इन्हें हम डेड स्टॉक के नाम से जानते हैं। ये वास्तव में व्यापार की संपत्तियां होती हैं।
निर्माण की प्रकृति के आधार पर स्कंध या स्टॉक 3 भागों में बांटा गया है। जहाँ निर्माण की प्रक्रिया होती है वहाँ निर्माणी प्रक्रिया में ये 3 प्रकार के स्कंध पाए जाते हैं। सबसे पहले कच्चे माल का स्कंध, रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अर्धनिर्मित स्कंध, वर्क इन प्रोग्रेस। निर्मित स्कंध, फिनिश गुड्स। कच्चे माल का जो स्कंध है, जहाँ निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो निर्माणी प्रक्रिया में मान के चलिए कि नारियल के तेल का उद्योग है। नारियल के तेल के उद्योग में जो कच्चा माल है वो नारियल है, और यदि नारियल को फोड़ा जाता है, क्रशिंग किया जाता है और क्रशिंग करके तेल निकाल लिया जाता है, तो तेल, निकला हुआ तेल अर्धनिर्मित स्कंध है। और जब इन्हें कंटेनर में पैक कर दिया जाता है, लेबल लगा दिया जाता है, तो यह निर्मित या फिनिश्ड गुड्स कहलाता है, जो बिकने के लिए तैयार हो जाता है, गोडाउन में पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये निर्माण की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। संपत्तियां, असेट्स, वे वस्तुएं जो व्यापार में लाभ कमाने हेतु लंबे समय तक उपयोग में लाई जाती हैं व जिनका क्रय विक्रय बार बार नहीं होता। वास्तव में ये वस्तुएं व्यापार में लाभ कमाने का आधार होती हैं। संपत्तियां या असेट्स कहा जाता है, जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, यंत्र, मोटर कार, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, जो व्यापार में उपयोग किए जाते हैं, ये सारी संपत्तियां कहलाती हैं। संपत्तियों को भी 2 भागों में बांटा गया है, स्थायी संपत्तियां और चल संपत्तियां, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। तो स्थायी संपत्तियां क्या है? स्थायी संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो व्यापार में दीर्घ अवधि तक एक जैसी बनी रहती हैं। उनमें शनै शनै थोड़ा ह्रास हो सकता है, जैसे भूमि पे ये याद रखें कभी कोई ह्रास नहीं होता। भवन, यंत्र, संयंत्र, फर्नीचर, दीर्घकालीन विनियोग आदि स्थायी संपत्तियों के उदाहरण हैं। कार्यशील या चल संपत्तियां, या जिन्हें हम फ्लोटिंग असेट्स के नाम से भी जानते हैं, रोकड़ हाथ में या हस्तस्थ रोक, कैश इन हैंड, रोकड़ बैंक में, कैश एट बैंक, अल्पकालीन विनियोग, प्राप्य विपत्र, स्कंध, पूर्वदत्त व्यय, अप्राप्त आय आदि हमारी कार्यशील संपत्तियां होती हैं। व्यापार के दायित्व, तो जो दायित्व है तो इन्हें हम अंग्रेजी में लायबिलिटीज कहते हैं। व्यापार में लगी हुई पूंजी तथा दूसरों से लिया हुआ ऋण दायित्व कहलाता है, जैसे बैंक ऋण, बैंक ओवरड्राफ्ट, लेनदार, देय पत्र आदि हमारे दायित्व होते हैं। अब आता है शब्द बीजक, या जिसे अंग्रेजी में इनवॉइस कहते हैं। माल के विक्रय पर विक्रेता द्वारा बेचे गए माल की मात्रा, मूल्य एवं व्ययों को सम्मिलित करते हुए क्रेता को भेजा गया विवरण बीजक या इनवॉइस कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एक बीजक का, इनवॉइस का प्रोफार्मा दिया हुआ है, बीजक का नमूना। ये किस तरह से होता है? यहाँ पर सबसे ऊपर शीर्षक में विक्रेता का नाम, पता और उसका जीएसटी का नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर इत्यादि दिया रहता है। उसके बाद उसके नीचे ग्राहक का नाम और पता लिखा जाता है। तत्पश्चात कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी गई उसका सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद वस्तु का विवरण
या जो हम कहते हैं पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद जीएसटी का नंबर या वैट का नंबर, वैट तो अभी जा चुका है, अब जीएसटी का नंबर, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। और यदि इन पर दिया गया कोई ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट और उतराई चढ़ाई के जो खर्चे हैं आदि, सभी चीज़ों को लिखते हुए एक विवरण पत्र तैयार किया जाता है और यह इसी प्रोफार्मे में रहता है जो आप देख रहे हैं। इसे हम कहते हैं इनवॉइस। जब अकाउंटिंग का हम उपयोग करते हैं तो ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण होंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले विकलन या डेबिट। डेबिट क्या है? डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है। इसका आशय है उसके लिए देय है। वास्तव में डेबिट लेखाकर्म का एक चिन्ह है। ये कोई ऐसा अलग से कोई चीज़ नहीं है, ये केवल हमें अकाउंटिंग के नियमों को फॉलो करने के लिए केवल यह एकमात्र चिन्ह है जिसका उपयोग इनके नियमों को स्पष्ट करने एवं क्रियाशील करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखें, कोई डेबिट का कोई विशेष अर्थ यहाँ नहीं होता। हमने केवल उसको बता दिया है कि उसको देय है। वास्तव में ये दो सिंबल्स हैं। तो एक सिंबल हुआ डेबिट, दूसरा है क्रेडिट। क्रेडिट शब्द भी लैटिन भाषा के क्रेडर शब्द से बना है। इसका आशय है ख्याति से। यह उसको देय, ड्यू टू दैट प्रकट करता है। यह भी लेखांकन का एक चिन्ह है। इसका प्रयोग लेखाकर्म के नियमों को स्पष्ट करने एवं उन्हें क्रियाशील करने के लिए किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट वास्तव में दो पक्ष होते हैं। दीज आर टू पार्ट्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट का एक टी शेप होता है जैसा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इसके लेफ्ट साइड में बाएं पक्ष में डी आर या विकलन, हिंदी में कहते हैं विकलन, डेबिट, और दाहिने पक्ष में, बाएं पक्ष में डेबिट और दाहिने पक्ष में क्रेडिट या समाकलन शब्द होता है। और इसी तरह से जैसा मैंने यहाँ पर उदाहरण में बताया हुआ है कि एक पक्ष होता है डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो हमें अब ये ध्यान रखना होगा कि जब हम लेखांकन करते हैं तो उसका डेबिट पक्ष, यदि हमारा जो लेफ्ट साइड है बायां पक्ष है, बाएं पक्ष में डेबिट और दाएं पक्ष में क्रेडिट या समाकलन। तो विकलन और समाकलन हिंदी में है और इंग्लिश में डेबिट और क्रेडिट। अब हम ये भी ध्यान रखें कि जब हम इनका उपयोग करेंगे, डी आर डेबिट के लिए और सी आर क्रेडिट के लिए उपयोग होगा। तो डी आर और सी आर ये दो चिन्ह हैं जिनका उपयोग लेखांकन के लिए आगे किया जाएगा। तो ये हैं डेबिट और क्रेडिट। मित्रों नमस्कार, अलविदा, धन्यवाद। इसके बाद हम नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। नमस्कार।